वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 7th की हमारी ये बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2, इसके चैप्टर नंबर 1 को हम कर रहे हैं और इसके लेक्चर नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं जहां पर हमने बहुत सारी बातें सीखी। क्या क्या सीखा, उस पर जाने से पहले हम जैसा हम हमेशा करते आए हैं कि आपको बुक ओपन करनी, इसके साथ साथ कॉपी पेन पेंसिल साथ रखना है ताकि जहां पर जरूरत हो वहां पर चीजों को आप लिख सकें। और ये बात मैं आपको हर बार याद दिलाता रहूंगा, क्योंकि कई बार ना याद दिलाओ तो आप भी भूल जाते हैं ना। तो इसीलिए मैं आपको डेली ये बात याद दिलाऊंगा, हर वीडियो में आपको ये बात याद दिलाऊंगा कि आपको ये बुक ओपन करनी है। हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी, किसके ऊपर? समानता पे। समानता क्या है, समानता क्या है ये समझने के लिए असमानता क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे दिन को समझने के लिए हमें रात को समझना जरूरी है कि रात क्या होती है, तभी हमें दिन समझ में आता है। तो ऐसे ही इक्वालिटी के लिए हमें इनइक्वालिटी को भी समझना पड़ेगा, और किस किस तरह की इनइक्वालिटीज हैं वो चीजें भी समझने की जरूरत है। हमने पढ़ा कि हमारे इंडिया जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पर सभी को वोट डालने का अधिकार और सबको बराबर अधिकार है। यानी जब वोट डालना होता है, राजनीतिक रूप से सब इक्वल हैं, क्योंकि वोट डालना हमारा पॉलिटिकल, हम कहें कि एक हथियार है। राजनीतिक रूप से हम क्या कर रहे हैं, वोट ही तो डाल रहे हैं। वहां पर सब इक्वल हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सब इक्वल हैं। मेल हो फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी बाकी जिंदगी में ये असमानताएं हमें बहुत सारी दिखाई देती हैं। जैसा हमने सबसे पहले समझा कांता की स्टोरी से। कांता जो वोट डालने में सबके बराबर थी, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी, उसके अलावा पूरा दिन असमानताओं से भरा हुआ था। एक तरफ जहां वो काम करने जाती है, उसके मालिक बड़ी अच्छी जगह रहते हैं, लेकिन उसे झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता है। बेटी बीमार हो तब भी छुट्टी नहीं मिलती, और उसके अलावा पैसे उसे उधार लाने पड़ते हैं, उसके पास खुद की बचत नहीं है। और जब शाम को हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पे भी एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। बहुत तरह की असमानताएं हमने देखी, लेकिन सिर्फ गरीब होना एक असमानता नहीं है। यह भी हमने चीज समझने की कोशिश की कि अगर कोई सोचता है कि सिर्फ गरीबी से असमानता आती है, तो नहीं। सिर्फ गरीबी से, सिर्फ पुअर होने से असमानता नहीं आती। इसके अलावा भी बहुत तरह की असमानताएं हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में समझने की कोशिश की, और उसी में कुछ असमानताएं हम समझेंगे एक दो कहानियों की मदद से। दो कहानियां हमें समझनी है। उसमें सबसे पहली कहानी उसकी है जो कि जाति आधारित, यानी कि पहली जो असमानता हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कास्ट बेस्ड, कि जाति के आधार पर कोई असमान कैसे हो सकता है। जहां पर हम पढ़ेंगे एक दलित स्टूडेंट, दलित विद्यार्थी, दलित बच्चा है जो स्कूल जाता है, उसे स्कूल में किस तरह की असमानताओं का सामना करना पड़ता है, ये हम समझेंगे। और ये किसकी कहानी है? मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद करो क्या होमवर्क दिया था, क्या आपने पढ़ा? ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी, जो उसने अपनी आत्मकथा लिखी है। जूठन, जिसे मैंने आपको फोटो भी दिखाया था बुक का, याद आया? हम उसकी कहानी से समझते हैं कि जाति के आधार पर किस तरीके से असमानता हो सकती है। गरीबी के आधार पर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हमने कांता की स्टोरी सुनी जो कि गरीब थी, वहां हमें पता लगा। अब जाति आधारित असमानता को हम देख लेते हैं। जाति पे आधारित अगर हम देखेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसका जन्म 1950 में हुआ, मृत्यु 2013 में। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर। फेमस मतलब प्रसिद्ध। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि एक प्रसिद्ध दलित राइटर है, दलित लेखक है। दलित का मीनिंग हमने समझा था पिछली वीडियो में। क्या होता है दलित? ब्रोकन, टूटा हुआ। और ये दलित कौन है? समाज में सोसाइटी जिन्हें लोअर कास्ट कहती है, वो अपने आप को दलित कहते हैं। तो यानी कि समाज के लोअर कास्ट पीपल दलित हैं। क्यों है ऐसा, ये हमने पिछली वीडियो में समझा था और आपको समझ में आया होगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि भी एक दलित राइटर है, एक दलित लेखक है, यानी समाज में लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी निचली जाति से संबंध रखते हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ऑटो
बायोग्राफी। क्या होता है ऑटोबायोग्राफी? ग्राफी का मतलब होता है लिखना। जहां पे भी एक ग्राफी आपको दिखाई दे जाए, इसका मतलब होता है लिखना या लिखा हुआ। बायो होता है लाइफ यानी जीवन, और ऑटो होता है सेल्फ यानी अपने जीवन के बारे में लिखना, ऑटोबायोग्राफी, या फिर इसको हम आत्मकथा भी लिखते हैं। आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा, यानी मैं अगर अपने बारे में ही लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? आत्मकथा। अगर मैं किसी और के बारे में लिखूंगा तो लिखूंगा उसकी जीवनी, उसे हम बायोग्राफी कहेंगे। लेकिन खुद अपने बारे में लिखूंगा तो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी। तो अपनी आत्मकथा में, जिसका नाम है जूठन, क्या नाम है? जूठन। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की बुक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी ही कहानी उसमें लिखी है जूठन में, एक दलित लाइफ, एक दलित की कहानी जिसमें है। तो ये कवर ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि इस बुक जूठन की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो बुक है जूठन, उसका कवर पेज है, उसका फ्रंट पेज है, विच टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस, जो उसके अनुभव के बारे में बात करती है, ऑफ ग्रोइंग अप एज ए दलित बॉय, कि दलित लड़के के रूप में वो कैसे बढ़ा, कैसे पला बढ़ा। वो सारी कहानी इसने अपनी जूठन में लिखी है। तो इस कहानी में क्या है, छोटा सा हिस्सा हम समझेंगे और हमें समझ में आएगा कि कैसे असमानता का सामना करना पड़ता है। देखते हैं। ही राइट्स, अपनी उस ऑटोबायोग्राफी में, अपनी उस आत्मकथा में वो लिखता है, आई हैड टू सिट अवे। सिट मतलब बैठना होता है, पता है? अवे दूर, कि मुझे दूर बैठना पड़ता है। आई हैड टू सिट अवे, मुझे दूर बैठना पड़ता था। किससे? फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास, क्लास में बाकी सब दूसरे से। ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या बोल रहा है कि क्लास में बाकी बच्चों से मुझे दूर बैठाया जाता था, मुझे दूर बैठना पड़ता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और वो भी जमीन पे। बाकी सब चटाई पे, मैट होती थी उस टाइम पे, पुराने टाइम पे। पहले जब स्कूल जाते थे तो पहले जो आजकल होते हैं ना बेंच वगैरह, ये नहीं होते थे। पहले लोग सब नीचे चटाई पे, नीचे एक वो बिछाया होता था, उसके ऊपर बैठते थे, जिसे हम मैट कहते हैं। मैट मतलब चटाई। तो एक मैट पे वो बैठते थे। लेकिन यहां पर ओम प्रकाश वाल्मीकि बोल रहे हैं कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे बाकी बच्चों से दूर बैठाया जाता था, और वो भी जमीन पे, यानी चटाई पे भी नहीं बैठने देते थे, जमीन पे। द मैट, जो चटाई थी, रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। स्पॉट मतलब वो बिंदु, कि जो मैट है, जो चटाई है, वो रैन आउट मतलब खत्म हो जाती थी, वो चटाई खत्म हो जाती थी बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, उस जगह तक, उस स्पॉट तक पहुंचते पहुंचते जहां मुझे बैठाया जाता था, जहां मैं बैठता था। यानी चटाई बिछी हुई है तो मुझे इतनी पीछे बैठाते थे कि मेरे तक पहुंचते पहुंचते चटाई भी खत्म हो जाती थी, तो मुझे नीचे बैठना पड़ता था, नीचे बैठना पड़ता था। समटाइम्स, और कई बार, आई वुड हैव टू सिट अवे, सिट वे बिहाइंड एवरीबडी, और कई बार आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी, कि मुझे बाकी सब से बहुत पीछे बैठाया जाता था। कई बार मुझे बाकी सबसे बहुत पीछे बैठाया जाता था, इतनी पीछे कि ब्लैक बोर्ड पे भी ढंग से अक्षर ना दिखाई दे। इतनी पीछे बैठाते थे कि कई बार ब्लैक बोर्ड पे भी नहीं दिखता था। तो क्या बोल रहा है कि कई बार मुझे इतनी पीछे बैठाया जाता था सबसे, राइट नियर द डोर, बिल्कुल दरवाजे के पास, पीछे वाले दरवाजे के पास में। समटाइम्स, और कई बार, दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन। बीट मतलब क्या होता है? पीटना, बीट, पीटना।
और कई बार दे वुड बीट मी, वो मुझे पीटते थे, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के। बच्चा है, एक तो सबसे दूर रखा जाता था, सबसे दूर बैठाया जाता था, और इतनी पीछे बैठाते थे वो भी जमीन पे, वहां तक चटाई भी नहीं होती थी, और कई बार तो दरवाजे के बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल सबसे पीछे वाले दरवाजे पे बैठा देते थे, और कई बार तो बिना किसी कारण के मुझे पीट देते थे। ये कौन बता रहा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्यों? क्योंकि वो दलित, तो इसीलिए बिना रीजन के कई बार पीट देते थे, बिना कारण के पीट देते थे। ये उसके साथ स्कूल में होता था। When he was in class 4, और जब वो क्लास 4 में था, जब वो चौथी क्लास में था, आप कौन सी क्लास में हो? 7th में, तो आपसे 3 क्लास पहले, चौथी क्लास में। जब वो चौथी क्लास में, देखो कितने छोटे बच्चे होते हैं, जब वो चौथी क्लास में था, द हेडमास्टर आस्क्ड, हेडमास्टर ने कहा, आपके स्कूल में भी होते हैं ना हेडमास्टर, तो हेडमास्टर ने क्या कहा? आस्क्ड ओम प्रकाश, ओम प्रकाश को कहा टू स्वीप द स्कूल। स्वीप मतलब क्या होता है? स्वीप, स्वीप होता है झाड़ू लगाना। क्या होता है? झाड़ू लगाना। तो बोले कि जब मैं चौथी क्लास में था, तब मेरे हेडमास्टर ने ओम प्रकाश को कहा टू स्वीप द स्कूल, कि स्कूल में झाड़ू लगाओ, एंड द प्लेग्राउंड, और इस खेल के मैदान में, यानी पूरे स्कूल में झाड़ू लगाने को और उस खेल के मैदान में यानी ग्राउंड में झाड़ू लगाने को एक चौथी क्लास के बच्चे को बोला हेडमास्टर ने। किसको बोला? ओम प्रकाश को। ही राइट्स, और ओम प्रकाश लिखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा दी प्लेग्राउंड, कि जो वो खेल का मैदान था, प्लेग्राउंड था जहां बच्चे खेलते थे, वॉज वे लार्जर, वो बहुत बड़ा था। किससे बड़ा था? देन माई स्मॉल फिजिक, कि मेरे छोटे से शरीर से वो बहुत बड़ा था, और मेरा शरीर कुड हैंडल, हैंडल मतलब संभालना, यहां पर इसका मतलब है कि जितना मेरा शरीर संभाल सकता था, देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल, कि जितना मेरा शरीर संभाल सकता था उससे वो कहीं ज्यादा बड़ा था ग्राउंड, कि उतना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझसे झाड़ू लगवाया जाता था। एंड इन क्लीनिंग इट, और इसको साफ करने में, माई बैक, मेरा जो बैक यानी कमर, मेरी जो कमर होती थी, बिगेन टू एक, एक मतलब क्या होता है? एक, एक क्या होता है? दर्द, पेन, ठीक है, पेन, दर्द। जैसे आपने स्टमक एक सुना होगा, पेट का दर्द, हेडेक सुना होगा, सिर का दर्द, एक होता है दर्द, ठीक है, क्या होता है? एक, दर्द। तो इतना बड़ा ग्राउंड जिसको साफ करने में उसकी कमर तक दर्द करने लग जाती थी, कमर टूट जाती थी, तो वो पूरा ग्राउंड और पूरा स्कूल उसे साफ करने को बोला जाता था हेडमास्टर के द्वारा। चौथी क्लास में उसे बोला गया था। माई फेस वॉज कवर्ड, कवर मतलब ढकना, कवर करना, ढकना, पता है ना? ठीक, कवर करना मतलब ढकना। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, डस्ट क्या होती है? धूल। डस्ट क्या होती है? डस्ट होती है धूल, कि जो मेरा फेस था, मेरा चेहरा था, वो धूल से ढक गया था। उस प्लेग्राउंड को साफ करते करते पूरा चेहरा धूल से ढक जाता था, चेहरे पे धूल ही धूल। स्कूल को, प्लेग्राउंड को साफ करते, डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, और जो धूल थी वो कहां चले गई थी? इनसाइड माई माउथ, मेरे मुंह के अंदर चली जाती थी, पूरी धूल मुंह के अंदर भर जाती थी, अंदर भी चली जाती थी धूल। दी अदर चिल्ड्रन, और जो बाकी बच्चे थे, इन माई क्लास, मेरी क्लास में, क्या बोल रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि? कि जो बाकी बच्चे मेरी क्लास में वर स्टडिंग, वो पढ़ रहे थे, एंड आई वॉज स्वीपिंग, और मैं झाड़ू लगा रहा था। चौथी क्लास का बच्चा है, हेडमास्टर ने बोला उठो और झाड़ू लगाओ पूरे स्कूल में और ग्राउंड में।
बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं और ये चौथी क्लास का बच्चा ओम प्रकाश वाल्मीकि झाड़ू लगा रहा है। पूरे स्कूल में, पूरे प्लेग्राउंड में पूरा धूल उसके चेहरे पे ढक गई है, पूरा धूल उसके अंदर चली गई है। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम, और हेडमास्टर अपने रूम में बैठा आराम से। हेडमास्टर अपने रूम में बैठा हुआ था आराम से, एंड वॉचिंग मी, और मुझे देख रहा था, और मुझे देख रहा था। वॉच मतलब देखना। हेडमास्टर अपने रूम में बैठा और मुझे देख रहा है। आई वॉज नॉट इवन अलाउड, कि मुझे यह भी इजाजत नहीं थी, टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर, कि मैं पानी पी सकूं। ड्रिंक मतलब पीना, पानी, वाटर, कि मुझे पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी। झाड़ू लगाने को बोला, झाड़ू लगाते रहो, बीच में पानी भी नहीं पीने देते थे। आई स्वेप्ट द होल डे, और मैं पूरे दिन झाड़ू लगाता रहा। मैं पूरे दिन झाड़ू लगाता रहा। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल। स्कूल रूम्स है ना, स्कूल के कमरों की दरवाजों से और खिड़कियों से। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स, स्कूल के कमरों के दरवाजों से और खिड़कियों से। द आईज ऑफ द टीचर्स, टीचर्स की आंखें, जितने पढ़ाने वाले मास्टर की आंखें, एंड द बॉयज, और लोगों जो बच्चे थे उसकी आंखें। सॉ दिस स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल का मतलब क्या होता है? स्पेक्टेकल होता है तमाशा, नजारा। वो सब ये तमाशा देख रहे थे, उनकी आंखें, कि मैंने पूरा दिन झाड़ू लगाता रहा और जो हमारे स्कूल के क्लासेस थी उन क्लास के कमरों से, खिड़कियों से टीचर्स और बाकी बच्चे ये पूरा तमाशा देख रहे थे। उनकी आंखें इस तमाशे को देख रही थी जब मैं झाड़ू लगा रहा था चौथी क्लास में। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप, और ओम प्रकाश को झाड़ू लगाने देते थे द स्कूल और प्लेग्राउंड को, फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, अगले कुछ दिनों के लिए। यानी अगले कुछ दिनों तक लगातार ओम प्रकाश झाड़ू ही लगा रहा है। एक दिन हो जाए कोई बात नहीं, एक दिन में भी क्यों करना, बच्चा है। लेकिन उसके बाद वहां तक नहीं रुके, अगले कई दिनों तक ओम प्रकाश से पूरे स्कूल में और पूरे प्लेग्राउंड में झाड़ू लगवाते रहे। एंड दिस ओनली केम टू एन एंड, और यह तभी बंद हुआ व्हेन हिज फादर, जब उसके पापा, हु हैपन टू बी पासिंग बाय, जो उसके पास से गुजर रहे थे, स्कूल के पास से गुजर रहे थे, उसके पापा सॉ हिज सन, अपने बेटे को देखा झाड़ू लगाते हुए। यानी ओम प्रकाश को उसके हेडमास्टर ने बोला कि उठो, स्कूल में और प्लेग्राउंड में झाड़ू लगाओ, और अगले कई दिन तक वो झाड़ू लगाता रहा। और ये तभी बंद हुआ जब उसके पापा ने देखा अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए स्कूल में। उसके पापा पास से गुजर रहे थे, उसने देखा कि मेरा बेटा तो झाड़ू लगा रहा है। तो जब उसने देखा, ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स। कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है? कन्फ्रंट होता है सामना करना। सामना करना, किसी का सामना करना। तो ही कॉन्फ्रंटेड द सामना द टीचर्स। क्यों टीचर्स का सामना? कि टीचर्स के सामने गए। एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल, और फिर उसके बाद स्कूल से निकले, होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, ओम प्रकाश का हाथ पकड़ते हुए स्कूल से बाहर चले गए। कि जाकर टीचर्स का सामना किया और उसके बाद ओम प्रकाश का हाथ पकड़ा और उसे हाथ पकड़ के स्कूल से बाहर ले गए। और इतना नहीं, जाते जाते कुछ बोला भी। ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम, और जाते जाते लाउडली मतलब जोर से, लाउडली मतलब जोर से। चिल्लाते हुए भी कह सकते हैं। और जाते जाते ही सेड लाउडली, जोर से उसने कहा, फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, ताकि सब सुन सकें। हियर मतलब सुनना।
ओम प्रकाश को देखा उन्होंने, झाड़ू लगा रहे, आए, टीचर्स का सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़ते हुए बाहर ले गए और चिल्ला के बोला उन्होंने, ताकि सब सुन सकें स्कूल में, ताकि सारे टीचर्स इस बात को सुन सकें, यू आर ए टीचर, कि तुम तो टीचर हो, यू आर ए टीचर, तुम मास्टर हो, सो आई एम लिविंग नाउ, इसीलिए मैं यहां से अभी छोड़ के जा रहा हूं, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि तुम लोग टीचर हो, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूं। बट लेकिन रिमेंबर दिस, ये याद रखना कि तुम सब टीचर हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि टीचर्स का सम्मान करता है, लेकिन याद रखना, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, लेकिन इतना जरूर याद रखना, ही विल स्टडी राइट हेयर, कि ये यहीं पढ़ेगा, ओम प्रकाश यहीं पढ़ेगा, और इसके साथ साथ इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में पढ़ेगा, एंड नॉट जस्ट हिम, और सिर्फ यही नहीं, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, कि ऐसे ही इसके साथ साथ और भी अब स्कूल में पढ़ने आएंगे। तो जाते जाते ओम प्रकाश के पापा क्या बोल के गए टीचर्स को, कि तुम टीचर हो, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये याद रखना कि ओम प्रकाश यहीं पढ़ेगा इसी स्कूल में, और यही नहीं, इसके बाद यहां पर ऐसे बहुत सारे आएंगे, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और यहां पर आएंगे पढ़ने के लिए। तो ऐसा बोल के लेके चले गए। अब कुछ सवाल हमारे सामने है, आगे क्या हुआ भूल जाओ, कहानी का इतना हिस्सा समझो कि ओम प्रकाश जो चौथी क्लास में, उसके साथ क्या क्या व्यवहार किया जाता था। सबसे अलग, सबसे पीछे बैठाया जाता था जमीन पे, दरवाजे के पास, ब्लैक बोर्ड भी ढंग से नहीं दिखता था, पीटा जाता था बिना वजह के। बताओ, स्कूल और प्लेग्राउंड उसी से साफ करवाया कई दिनों तक, पानी तक नहीं पीने देते बीच में। तो ऐसा उसके साथ हो रहा था एक छोटे से बच्चे के साथ। सवाल है क्यों? वाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि was being treated unequally by his teacher and his classmate? कि आपको ऐसा क्यों लगता है, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि was being treat का मतलब होता है व्यवहार करना, उसके साथ व्यवहार किया जाता था अनइक्वली, यानी कि असमानता का। कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमान व्यवहार हो रहा था, असमानता का व्यवहार किया जा रहा था बाय हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स, उसके टीचर्स के द्वारा और उसके क्लासमेट्स के द्वारा? क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो उसे साथ नहीं बैठने देते थे, पीछे बैठाया जाता था, पीछे बैठाया जा रहा है, बिना वजह के उसे पीट रहे हैं, बाकी सब बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन इससे सफाई करवाई जा रही है। तो क्या हम कहेंगे कि टीचर्स उसके साथ असमान व्यवहार कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। बच्चे भी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे साथ नहीं बैठाते, उसे बिना वजह पीट देते हैं। तो बच्चों के द्वारा भी ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमान व्यवहार हो रहा था, असमान व्यवहार हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। अब तो आपको भी लग गया होगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या गलती थी उसकी, छोटा ही तो बच्चा था, लेकिन इसके साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा था। इमेजिन योरसेल्फ। और क्यों हो रहा था? ये तो हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा था? सवाल है क्यों, वाई? क्योंकि ओम प्रकाश क्या था? ही वॉज अ दलित बॉय। क्योंकि वो दलित लड़का था, वो दलित था, लोअर कास्ट से था, और लोअर कास्ट के साथ ऐसा व्यवहार आमतौर पे देखा जाता है। तो लोअर कास्ट के साथ अनइक्वली यानी कि असमान व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या हम कह सकते हैं लोअर कास्ट भी इक्वल है? इक्वल है, लेकिन हम लोग इक्वल नहीं मानते, समाज इक्वल नहीं मानता, कहीं ना कहीं उनके साथ असमान व्यवहार किया जा रहा है। तो इनइक्वालिटी है। सिर्फ गरीब होने से इनइक्वालिटी नहीं आती, कास्ट से भी इनइक्वालिटी आती है। ऐसा नहीं कोई गरीब है तभी असमान है, कास्ट के हिसाब से भी असमान लोग हैं। इमेजिन योरसेल्फ एज ओम प्रकाश वाल्मीकि, कि ऐसा सोचो कि आप खुद एक ओम प्रकाश वाल्मीकि हो, एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट हाउ
you would feel if you were in the same situation as him। कि ऐसी 4 लाइनें लिखो, अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या सोचते, आपके दिमाग में क्या चलता। तो 4 लाइनें लिखनी है, लिख पाओगे? अगर आपको ऐसा करने को कहा जाए तो आपके दिमाग में क्या क्या चलेगा? पहली सवाल तो यही आएगा कि इसमें मेरी क्या गलती है। उसे तो समझ में भी नहीं आएगा कि क्या, कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, बाकी सब पढ़ रहे हैं, मुझे पढ़ने क्यों नहीं दे रहे, मेरे को तो इस ग्राउंड में खेलना चाहिए, मुझसे ग्राउंड साफ क्यों करवाया जा रहा है। मैं तो इतना नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी क्या इन टीचर्स में कोई दया भावना नहीं है? हो सकता है इस तरह के। तो मैंने 4-5 विचार आपको बताए, तो हो सकता है आप बच्चे हो, आप सोचो अगर आपसे करवाते तो आप क्या क्या सोचते वहां पर। तो वो 4 विचार आपको यहां पर लिखने हैं। ठीक है, लिख पाओगे? चलो आगे बढ़ते हैं। ये कहानी पढ़ी, एक तरीका हमने देखा इनइक्वालिटी का, असमानता का। अब दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। दिस सेकेंड स्टोरी, और जो दूसरी कहानी है, इज बेस्ड ऑन, वो आधारित है किस पे? ऑन एन इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब क्या बताया था मैंने? घटना। जो दूसरी कहानी वो एक घटना पे आधारित है, दैट टुक प्लेस, जो कि घटित होती है इन वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सिटीज। यानी कि ये जो दूसरी कहानी है वो ऐसी जगह घटी है, कहां पर? इन वन ऑफ इंडियाज लार्जर सिटीज। इंडिया की जो सबसे बड़ी सिटीज हैं उनमें से एक में ऐसी घटना घटी जो हम पढ़ने वाले हैं। एंड इज कॉमन प्रैक्टिस, और ये आम प्रथा है, यानी आमतौर पे ऐसा होता रहता है इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में। अब जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं ये एक ऐसी घटना है जो हमारे देश के एक बड़े शहर में घटी है, जो हमारे शहर के एक बड़े शहर में घटित हुई है, एक बड़े शहर में हुई है। और ये चीज हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में आम है, यानी वहां पे भी ऐसी चीजें होती रहती हैं, जो हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे। इट इज अ स्टोरी अबाउट, ये क्या है? ये कहानी है किसके बारे में? अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी। मिस्टर और मिसेज अंसारी के बारे में। ये कहानी किसके बारे में है? मिस्टर और मिसेज अंसारी के बारे में। Who were looking to rent an apartment। लुकिंग फॉर क्या होता है? ढूंढना। लुकिंग फॉर मतलब ढूंढना, लुकिंग मतलब देखना। वो देख रहे थे क्या? किराए के लिए एक अपार्टमेंट, एक मकान इन द सिटी, शहर में। तो ये कहानी किसकी है? मिस्टर और मिसेज अंसारी, जो कि शहर में एक किराए का मकान ढूंढ रहे हैं। हर शहर में किराए के मकान ढूंढने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो इस तरह की कहानी आपको मिलती रहेगी। तो मिस्टर और मिसेज अंसारी भी शहर में अपने लिए किराए का मकान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दे हैड द मनी, और उनके पास पैसे भी हैं। सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम, इसीलिए किराया देना उनके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं थी। मिस्टर और मिसेज अंसारी के पास पैसे हैं, किराया देना उनके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। उन्हें बस किराए पे मकान चाहिए, वो किराया दे देंगे क्योंकि पैसे हैं उनके पास, समस्या नहीं है किराया देने में। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर, तो वो कहां गए? एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर कौन होता है? प्रॉपर्टी डीलर जो प्रॉपर्टीज में डील करता है, अलग अलग संपत्तियों, घरों को दिखाएगा, उन्हें खरीदने बेचने का काम करेगा, जमीन को खरीदने बेचने का काम करता है, किराए पे मकान दिलाने का काम करता है, तो वो होता है प्रॉपर्टी डीलर। तो वो लोग भी प्रॉपर्टी डीलर के पास गए कि हमें किराए पे मकान दिला देगा ये, फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस, ताकि मदद मिल सके एक जगह ढूंढने में। प्रॉपर्टी डीलर फीस लेते हैं अपनी किराए पे मकान दिलाने के लिए, या फिर मकान खरीदने या बिकवाने के लिए अपनी फीस लेते हैं, है ना। तो इसीलिए वो भी चले गए, कोई बात नहीं, उसे फीस दे देंगे, कम से कम मकान तो दिला देगा। तो वो लोग एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए ताकि वो मदद कर सके उनकी एक जगह ढूंढने में, किराए पे मकान ढूंढने में। तो प्रॉपर्टी डीलर के पास चले गए। तो मिस्टर और मिसेज अंसारी, इनकी कहानी है, जो पैसा दे सकते हैं, उन्हें बस किराए पे मकान चाहिए। द डीलर इन्फॉर्म्ड,
और डीलर ने उन्हें इन्फॉर्म किया, उन्हें सूचना दी, उन्हें बताया दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट a few apartments, कि वो जानता है, न्यू अबाउट कि वो जानता है इनके बारे में, किसके बारे में, कुछ अपार्टमेंट, कुछ मकानों के बारे में, दैट वर अवेलेबल, अवेलेबल क्या होता है, उपलब्ध, उपलब्ध, कि डीलर ने उन्हें बताया कि वो कुछ ऐसे मकानों के बारे में जानता है जो उपलब्ध हैं किराए के लिए, फॉर रेंट, यानी वो मिल जाएंगे, कि कुछ ऐसे मकानों का उसे पता है जो किराए पे देने के लिए तैयार हैं, किराए पे मिलने के लिए तैयार है, कि चलो उन्हें देख के आते हैं, उन्हें देख के आते हैं। दे विजिटेड, विजिट का मतलब क्या होता है, दर्शन करना, कहीं जाना, कहीं किसी चीज को देखना। तो दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट, कि पहले मकान पे वो गए, जो प्रॉपर्टी डीलर को पता थे उनमें से पहले मकान के पास गए, एंड द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच, और अंसारी को बहुत पसंद आया मकान, जो मिस्टर और मिसेज अंसारी थे, जिस मकान पे, पहले मकान पे वो गए, उनको मकान बहुत पसंद आया, एंड डिसाइडेड टू टेक इट, और उन्हें तय किया कि हाँ हम इसे किराए पे ले लेंगे। डिसाइड मतलब निर्णय लेना या तय करना, तो उन्होंने तय किया, मकान देखा, पसंद आया, और उन्होंने डिसीजन ले लिया, ये तय कर लिया कि हाँ हम इस मकान पे किराए पे रहेंगे, हम यही किराए पे ले लेंगे। However, लेकिन when the landlady, लैंडलेडी मतलब मकान मालकिन, लैंडलॉर्ड मकान मालिक, लैंडलॉर्ड कौन होगा, जो मकान मालिक होता है, लैंडलेडी कौन हुई, जो मकान मालकिन है। However, the landlady, की जो मकान मालिक थी, फाइंड आउट देयर नेम्स, उनके उनके नाम पता लग गए कि किराए पे कौन रहने वाला है। जैसे ही मकान मालिक को पता लगा कि ये तो अंसारी हैं, मिस्टर और मिसेज अंसारी हैं, जैसे उनके नाम पता लगे, शी मेड एन एक्सक्यूज। एक्सक्यूज क्या होता है, एक्सक्यूज होता है बहाना, बहाना। तो जैसे ही जो मकान मालकिन है उसे उनके नाम पता लगे, उसने बहाना बनाया, बहाना बनाया अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट, कि वो उन्हें मकान किराए पे क्यों नहीं दे सकती। यानी जैसे ही नाम पता लगे, पहले तो मकान तो देने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही नाम पता लगे, अब उसके दिमाग में आ गया कि इन लोगों को किराए पे नहीं देना है, तो इसके लिए वो बहाने बनाने लगी कि इनको मकान किराए पे क्यों नहीं दिया जा सकता, द हाउस को, उसको, उस घर को किराए पे क्यों नहीं दिया जा सकता, टू समवन, कि किसी एक ऐसे को, हु एट मीट, जो कि मांस खाता है, मीट मतलब मांस, कि जो मीट खाता है, मांस खाता है, ऐसे को किराए पे नहीं दे सकते, बिकॉज, क्योंकि द बिल्डिंग, की जो बिल्डिंग है, डिड नॉट हैव, उसमें ऐसा कोई नहीं है, एनी नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन क्या होता है, मांसाहारी। नॉन वेजिटेरियन क्या होता है, मांसाहारी, जो मांस खाता हो, जो मीट खाता हो। तो उस लेडी ने, मकान मालकिन ने क्या बहाना बताया कि हम तुम्हें मकान इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई भी ऐसा नहीं रहता है जो मांसाहारी हो, यानी मांस खाने वाला कोई नहीं रहता है। बहाना क्यों बनाया, क्योंकि उसको उसका नाम पता लग गया। नाम में ऐसा क्या था, नाम में ऐसा क्या था कि उस लेडी ने, उस मकान मालकिन ने उनको मकान देने से मना कर दिया। अब देखना, आगे की बात सुनना। बोथ दी अंसारीज, कि दोनों अंसारी, मिस्टर और मिसेज अंसारी, एंड द प्रॉपर्टी डीलर, और जो प्रॉपर्टी डीलर थे, वर सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड का मतलब क्या है, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। सरप्राइज्ड क्या हुआ, आश्चर्यचकित।
कि दोनों ही मिस्टर और मिसेस अंसारी और जो प्रॉपर्टी डीलर था वो आश्चर्यचकित हुए टू हियर दिस, ये सुन के। जब मकान मालकिन ने बोला कि हम किराए पे नहीं दे सकते क्योंकि ये बिल्डिंग में कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है, यानी मांसाहारी नहीं है, मांस खाने वाला नहीं है, तो हम किसी एक ऐसे को नहीं दे सकते जो मांस खाता है। उसे नाम से कैसे पता लगा कि मांस खाता है? उसने नाम सुन के अंदाजा लगाया कि मांस खाते हैं, तो उसने ये बहाना बना दिया कि इस बिल्डिंग में ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जैसे उसने वो बहाना बनाया तो मिस्टर और मिसेस अंसारी और प्रॉपर्टी डीलर एकदम आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे कुड स्मेल, वो सूंघ सकते थे फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस, कि वहां पर मछली पकाई जा रही थी, कुक्ड इन द नेबर्स हाउस, पड़ोसी के घर में। कि उसने किराए पे एक पड़ोस का घर दिया हुआ है, वहां मछली पका रहे थे, लेकिन फिर भी उसने यह बहाना बनाया कि हम मांस खाने वालों को किराए पे नहीं देते, यानी वो उनको किराए पे नहीं देना चाहती थी। तो बहाना भी ऐसा बनाया, वहीं उनको मछली की भी स्मेल आ रही है कि ये तो बहाना नहीं हो सकता, बात कुछ और है। उनके दिमाग में आ गया कि बात कुछ और है। क्या बात है वो? उसके बारे में हम बात करेंगे। कब? अगले वीडियो में। आपको इसके आगे का पढ़ना है कि जब अगले घर में गए तो क्या हुआ, वो चीज आपको पढ़नी है। अगले 2 पैराग्राफ आप पढ़ के आएंगे होमवर्क में। हम आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।